हेलो वेलकम स्टूडेंट्स टू माय तक्षशिला ट्यूटोरियल क्लासेस। आज बात करेंगे जो बच्चे अभी तो बहुत सारे बच्चों का कॉलेज में एडमिशन हो गया है। आज का जो टॉपिक होगा कुछ अलग टाइप का होगा। अलग टाइप का क्या टॉपिक होगा हम चर्चा करेंगे। अभी देखिए आप लोगों ने तो सारे बुक भी खरीद लिया होगा। आप एक चीज़ नोटिस किया है आप लोगों ने, जब आप लोगों जा कर के बुक की दुकान में बोलते हो कि दुकान को बोलते हो भाई साहब मुझे हमें 11th का बुक दे दो, तो दुकानी वाला क्या बोलता है, उसका जो लड़का को बोलता है रामू वो वाला सेट दे देना। तो बगल में आप देखते हो कि उसने एक बंडल लाकर आपको थमा देता है। तो उस टाइप का अगर कोई 10th में जब आपने प्रमोशन हुआ होगा, अगर आपने 10th में बुक की दुकान में गए होंगे तो वहाँ पर बोलता है कि भाई 10th का सेट दे दो, तो 10th का बुक का एक बंडल ला के दे देता है। उसमें एक चीज़ ऑब्जर्व किए हो, जैसे मान लो आपने 11th का सेट लिया बुक की दुकान से, उसमें फिजिक्स का भी बुक होता है, केमिस्ट्री का भी बुक होता है, मैथमेटिक्स का भी बुक होता है, और किसी ने अगर आईटी का लिया है आईटी का भी बुक होता है, किसी ने बायोलॉजी लिया है तो बायोलॉजी का भी बुक होता है, और कंपलसरी सब्जेक्ट भी होता है इंग्लिश हिंदी इस टाइप का। लेकिन अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि फिजिक्स बुक के साथ इंग्लिश बुक का कोई रिलेशन है नहीं, और हिंदी बुक के साथ केमिस्ट्री बुक का कोई रिलेशन है नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने वो बंडल बना करके बोल देता है कि ये 11th का सेट है, 11th का बुक का सेट है, उस आदमी को पकड़ा दो। ऐसे क्यों होता है, उसको सेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए बुक का आपस में कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन सारे बुक जो है एक पर्टिकुलर काम के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, सेट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो मेरा टॉपिक है इस टॉपिक का नाम क्या है, सेट। सो मेरा कोशिश ये है इस सेट जो आपका जो चैप्टर है इसको कैसे ऐसे समझाऊं ताकि जो वीक से वीक स्टूडेंट हो उसको भी समझ में आ जाए, और जो इंटेलिजेंट है तो उनका तो बात कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ऐसे ही समझ जाएंगे। सो मैं जाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, तब जाके हम चर्चा करेंगे। अब देखिए तो फिर सेट होता क्या है? सेट होता है कि कलेक्शन ऑफ कोई भी आइटम हो सकता है, कोई भी आइटम जो कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए मिंट हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हो, एक ज्योमेट्री बॉक्स क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री सेट। उसके अंदर स्केल होता है, प्रोट्रैक्टर होता है, कंपास होता है, डिवाइडर होता है, पेंसिल होता है, इरेजर होता है। अब ये देखो इरेजर का प्रोट्रैक्टर के साथ तो कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, लेकिन फिर भी ज्योमेट्री बॉक्स में क्यों दिया जाता है? क्योंकि इट इज़ मींट फॉर ज्योमेट्री, इसीलिए उसका हम ज्योमेट्री का सेट कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब इस सेट को कैसे लिखते हैं? देखो सेट को हम कोई तक नाम देना पड़ेगा ना, तो सेट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। तो कैसे सेट को लिखते हैं अब हम बताते हैं। मान लो हम अभी बोलेंगे कि जो सेट है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक सेट है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट कहाँ से चालू होगा, ए बी सी डी ऐसे करके डॉट 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 कहाँ तक, जेड तक। तो इस सेट का जो डिनोमिनेशन है वो ऐसे करली ब्रासेस होता है, तो इसका कुछ तो नाम देना पड़ेगा। इसका नाम मैं दे दिया ए। सो दिस इज माई ए सेट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए से लेकर के जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट है वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो ए बी सी डी ये जो चीज़ें हैं इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि इस सेट का एक एक एलिमेंट, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो स्मॉल ए बी सी डी जो जेड तक है ये एक का एक एक एलिमेंट। सो माय डियर मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ सिंबल। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। देखो इस टाइप का ई लिखा जाएगा, एलिमेंट ऑफ ए मतलब ए जो है ए का एक एलिमेंट है। सिमिलरली बी इज द एलिमेंट ऑफ ए, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो सेट होता है कितने तरह का सेट होता है। ठीक, तो सेट जो होता है बेसिकली 3 तरह का सेट होता है। कैसे, एक होता है फाइनाइट सेट, ठीक, दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट,
और तीसरा होता है नल सेट। नल सेट को वॉइड सेट या एम्प्टी सेट भी कहते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अब आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर कोई लिमिट है, किसी चीज़ का एक अंत है, स्टार्टिंग भी है अंत है, तो उसी को हम फाइनाइट सेट कहेंगे। इसका जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, ए इज़ द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो समझ में आया, ए इज़ द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट मैंने बताया ना। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जितना है ए से लेकर के मान लो ए इज इक्वल टू ए सेट इक्वल टू, जैसे मैंने बोला ए बी सी डॉट 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 जेड तक, ये एक एग्जाम्पल मेरा किसका हो गया, फाइनाइट सेट का। सिमिलरली कोई अगर बोलेगा बी एक सेट है, दिस इज द भावेल ऑफ ऑल द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू, ये जो 5 भावेल है, देखो ये मात्र 5 ही एलिमेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। ठीक है, अगर कोई बोलता है ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 10 अगर कोई बोलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सारे देखिए इनका अंदर जो एलिमेंट है इनका एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, यानी कि हम इसको हिसाब लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितना एलिमेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। अब बात आता है इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे। इनफाइनाइट मतलब एक्चुअली अनंत होता है, जिसका भी अंत ही नहीं है। तो इनफाइनाइट सेट का बहुत सारे एग्जाम्पल है माय डियर। जैसे मान लो मैं एक सेट बोलता हूँ, ए इज द सेट जिसके सारे एलिमेंट जो है नेचुरल नंबर है, तो देखो ये सेट कहाँ से चालू हो जाएगा, ये 1 2 3 पता नहीं इन्फिनिटी तक, ऑल द पॉजिटिव होल नंबर हम कितना भी काउंट करते जाए जिंदगी भर खत्म ही नहीं होगा, ये हो जाएगा मेरा एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एक दूसरा सेट लेता हूँ जो मैं बोलूँगा ऑल द होल नंबर, तो W, ये मेरा क्या हो गया, N, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट है। और B जो है होल नंबर मैं इसको यहाँ ऐसे लिखता हूँ कि ए सेट इज इक्वल टू मेरा नेचुरल नंबर का सेट है, और नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4, और B मेरा होल नंबर का सेट है। होल नंबर का सेट मतलब 0 1 2 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, यानी कि नेचुरल नंबर प्लस 0 मेरा होल नंबर, तो ये मेरा B हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि C मेरा सेट जो है इंटीजर का है, अब इंटीजर जो है ये आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये भी मेरा एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक, ये भी अनंत हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। उसी टाइप का कोई बोलेगा कि ऑल द रेशनल नंबर का सेट, रेशनल नंबर क्या होता है हमारा, Q होता है ना, अगर बोलेगा D इज द सेट दैट इज द सेट ऑफ ऑल द रेशनल नंबर, तो ऑल द रेशनल नंबर मतलब उसके अंदर इंटीजर भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा, और जितने भी नंबर है जिसको भी हम P/Q फॉर्मेट में लिख सकते हैं, समझ में आया, जिसको हम P/Q फॉर्मेट लिख सकते हैं, वो सारे कुछ भी हो सकता है। एक तो इसका अंदर Z तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा 1/2 2/3 ऐसे करके जितने भी मेरा रेशनल नंबर रहेगा वो सारा D सेट में आ जाएगा। उसके बाद मान लो मैं E सेट बोलता हूँ, E सेट इज द रियल नंबर का सेट है, ठीक है। अब रियल नंबर में आपको पता है जितने भी नंबर है सारे रियल नंबर है, उसका अंदर नेचुरल नंबर भी है, उसका अंदर होल नंबर भी है, उसका अंदर इंटीजर भी है, उसका अंदर रेशनल नंबर भी है, और जितने भी इरेशनल नंबर है जैसे कि √2 √3 √5 √7 इस टाइप का। अगर आप बोलोगे कि केवल इरेशनल नंबर का कोई सेट है, केवल इरेशनल नंबर का कोई सेट नहीं है। केवल इरेशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, केवल इरेशनल ओनली, अगर मैं इरेशनल नंबर लिखूं, केवल इरेशनल नंबर को
आर माइनस क्यू बोल के लिखा जा सकता है। ठीक है, केवल इरेशनल नंबर के लिए कोई सिंबल नहीं है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरा फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। इनफाइनाइट में मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड नहीं है, अनंत है। स्टार्टिंग हो सकता है, एंडिंग लेकिन नहीं है, और किसी किसी सेट में स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों नहीं है। अब नल सेट को कोई कोई वॉइड सेट भी कहते हैं और इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं। ठीक, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसको एम्प्टी सेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सेट में कोई भी हमारा एलिमेंट होता नहीं है, खाली होता है। ठीक है, तो फिर पूछा जाएगा कि इसका अंदर जो अगर एलिमेंट नहीं है तो इसको कैसे डिनोमिनेट करते हैं, तो इसको ग्रीक वर्ड फाई में डिनोमिनेट करते हैं। कुछ भी नहीं है तो फाई है। चलिए अब हम धीरे धीरे एक एक बात चर्चा करेंगे कि एलिमेंट किसको कहते हैं और सेट को कैसे लिखा जाता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखो, सेट को लिखने का 3 तरीका है। ठीक है, एक सेट को लिखने का मेरे पास 3 तरीका है। पहला जो तरीका है उसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। इसको क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म, और इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप बोलोगे कि ये रोस्टर फॉर्म होता क्या है। देखो, जैसे आप क्लास में जाते हो, क्लास में जब जाते हो आपका अटेंडेंस लिया जाता है, तो अटेंडेंस में क्या होता है कि बोलते उसके अटेंडेंस जो रजिस्टर होता है उसको कोई अटेंडेंस रोस्टर भी कहते हैं। उसमें टेबल के आकार में आप सब लोगों का, बच्चों का रोल नंबर के अगेंस्ट में आपका नाम लिखा रहता है। ठीक, तो उसमें कैसे लिखा रहता है? मान लो जैसे मैंने एक बात बोला कि सारे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, तो मान लो वो ए सेट है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? ऐसे रोस्टर फॉर्म में ए ई आई ओ यू ऐसे लिखा जाएगा। इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। आप इसको ऐसे लिख रहे हो तो बोले ये टेबल कहाँ से हुआ? देखो माय डियर, इसमें केवल 5 एलिमेंट है बोल करके मैंने ऐसे लिखा, और ज़्यादा एलिमेंट होगा तो इधर भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं, तो ये टेबुलर फॉर्म। या तो मैं इसको ए सेट को ऐसे लिख सकता हूँ, ए सेट इज इक्वल टू ऐसे करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए ई आई ओ यू ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म में इसको बोला जाएगा सेट राइटिंग। दूसरा जो है सेट लिखने का तरीका जो है ये है विजुअल फॉर्म। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? विजुअल फॉर्म। ये विजुअल फॉर्म क्या होता है? विजुअल फॉर्म ये होता है कि सेट को डायग्रामेटिकली अगर मैं प्रेजेंट करूं, आप लोग डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे? एक्चुअली एक आता है वेन डायग्राम, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो डायग्रामेटिकली मैं इस चीज़ को, मान लीजिए ए सेट है, मैं इस ए सेट को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? ए ई आई ओ यू, ये मुझे दिख रहा है। ए के अंदर ए ई आई ओ यू जो है, इसको हम क्या बोलेंगे? विजुअल फॉर्म ऑफ सेट। तीसरा जो फॉर्मेट है ये है सेट बिल्डर फॉर्म या तो प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म। तीसरा जो है मेरा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्मेट, और इसको क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। इसको जो है, ये जो सेट बिल्डर फॉर्मेट है, ये एक्चुअली आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है एग्जामिनर का, ये सबसे प्यारा वाला क्वेश्चन होता है। अगर सेट से कोई क्वेश्चन आता है तो सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म से ही क्वेश्चन आता है। ऐसे नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन है काफ़ी हल्के तरह हो जाते हैं, थोड़ा इजी हो जाते हैं। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा जाता है। अब देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में इसी सेट को मैं कैसे लिखूँगा। ठीक है,
अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसी सेट को ऐसे लिखा जाएगा, मान लो ए इज इक्वल टू आपका ए आई ओ यू, तो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा कि ए इक्वल टू एक्स, एक एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स इज ए vowel of English अल्फाबेट। समझ में आए? इसमें अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो मुझे ए ई आई ओ यू आ गया है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, एक सेंटेंस में हम पूरे सारे एलिमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी टाइप का मान लो दूसरा एक सेट है जिसका वैल्यू है कितना, जैसे मान लो मैं ले लिया कि 1 2 3 4 5। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा टेबुलर फॉर्म में हो गया या रोस्टर फॉर्म में हो गया। इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में, चलो इसका नाम मैं बी दे देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। इस सेट को मैं टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ n, एक्स इज लेस देन 6। अब देखो एलिमेंट ऑफ n मतलब नेचुरल नंबर। अब ये मान लो मैं 100 तक हो जाएगा, मान लो मैं 1 to 100। अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं 1 2 3 4 ऐसे करके मुझे 100 तक लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ तक, इसमें मान लो 100 तक है, इसके जगह में 6 की जगह में 101 लिख दूंगा, तो मेरा जो प्रॉपर्टी वाला मेथड है या सेट बिल्डर मेथड में बड़े से बड़े सेट को छोटे से भी लिखा जा सकता है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो बात आता है हमारा इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, जब इक्वल सेट की बात आएगी तो दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट एंड टाइप ऑफ एलिमेंट दोनों ही बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक सेट लिया ए और एक सेट लिया बी। अगर इस सेट में मान लो एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, दूसरे सेट में अगर एलिमेंट है ए ई आई ओ एंड यू, ये दोनों सेट जो होंगे ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट बट दे आर नॉट इक्वल सेट। यहाँ पर ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन ए और बी जो है दोनों इक्विवेलेंट सेट होंगे क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हैं। अच्छा, अब जो है नल सेट या तो वॉइड सेट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अब नल सेट या तो वॉइड सेट या तो एम्प्टी सेट, इसको वॉइड सेट भी कहते हैं, इसको नल सेट भी कहते हैं और इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं। अब देखिए, मैं अगर ऐसे एक सेट लिखता हूं कि एक सेट मेरा ए है जिसमें x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ n एंड x इज लेस देन 1। अब बताओ ये कोई सेट बन सकता है क्या? क्योंकि मेरा जो नेचुरल नंबर है ये तो 1 से ही चालू हो जाता है। लेकिन मैं अगर ऐसे बोलूं कि x एक एलिमेंट है, n का एलिमेंट है और वो लेस देन 1 है, हाउ इज इट पॉसिबल? इस केस में क्या हो जाएगा, इसको बोला जाएगा ए क्या हो जाएगा, मेरा एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इस सेट बनाना तो पॉसिबल है नहीं, तो इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, मान लो दूसरा एक सेट है जिसमें क्या है कि x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ w, यानी कि होल नंबर है, एंड x इज लेस देन 0। इस केस में क्या हो जाएगा, ये भी एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, यानी कि वॉइड सेट हो जाएगा। तो इस जब सेट को हम ऐसे वैकेंटी रखते हैं और इसका जो एलिमेंट है उसको, तुम बोले कोई तो एलिमेंट है नहीं, लेकिन इस एलिमेंट को ग्रीक वर्ड फाई से इंडिकेट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
तो एम्प्टी सेट की बात हम चर्चा करेंगे कि अभी तो हमने बता दिया आप लोगों को इक्विवेलेंट सेट, और दोबारा मैं बता देता हूं इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट में अंतर क्या है। अब देखिए मैं कंपैरिजन करता हूं, यहां पर एक सेट लेता हूं ए सेट, नीचे लेता हूं मैं बी सेट, इधर लेता हूं सी सेट और इधर लेता हूं डी सेट। ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3, बी सेट इज इक्वल टू ए बी सी, इधर सी सेट इज इक्वल टू 1 2 3 एंड डी सेट इज इक्वल टू ऑल्सो 1 2 3। इस केस में देखिए ए सेट में तीनों एलिमेंट है, बी सेट में भी तीनों एलिमेंट है, सी सेट में भी तीनों एलिमेंट है, डी सेट में भी तीनों एलिमेंट है। अब क्या हो जाएगा, ए और बी जो है ये दोनों इक्विवेलेंट सेट होंगे, इन दोनों के बीच का क्या रिश्ता होगा, इक्विवेलेंट। लेकिन सी और डी केवल एलिमेंट का नंबर बराबर नहीं है, एलिमेंट भी बराबर है, तो इसलिए इस सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। सेट सी इज इक्वल टू सेट डी, लेकिन सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है हम चर्चा करने वाले हैं थोड़ा नंबर लाइन का ऊपर। अब नंबर लाइन आप लोगों ने 7 8 से तो पढ़ा ही होगा। हाँ बच्चों, अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अगर मेरा पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है, उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल ज़मीनी स्तरों पे है, जो इनको सेट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, अगर समझ में आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि सेट थ्योरी जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर है। अगर हम बेसिक से एडवांस जेईई लेवल तक हम जाएंगे तो इतना आसानी से एक क्लास में तो कवर होगा नहीं। अगर कवर होगा भी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। तो मैं कोशिश करूंगा इसका वीडियो पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें सेट का ऑपरेशन कराऊंगा, उसका जो न्यूमेरिकल्स है, जो वर्ड प्रॉब्लम है, वो सब भी मैं सॉल्व कराने का कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि जो नंबर लाइन होता क्या है। ठीक, अब देखिए नंबर लाइन जो है हम लोग क्लास 7 8 से पढ़े हैं। क्लास 7 से आप लोगों ने नंबर लाइन के बारे में पढ़े होंगे। तो नंबर लाइन ऐसे क्या होता था, बीच में हमेशा 0 होता था और राइट में जो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट में जो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे होता था आपका नंबर लाइन। लेकिन इस नंबर लाइन में हम लोग बचपन से क्या पढ़ते थे, इसमें 1 2 3 मान लो ऐसे। अगर लेफ्ट साइड में जाओगे तो -1 -2 एंड -3, ऐसे आप लोगों ने पढ़ते थे ना, हाँ या नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है, आप तो अब बड़े क्लास में आ गए हैं, हमेशा आप लोगों को ऐसे नंबर नहीं मिलेगा। आप सोचो जैसे 1 और 2 के बीच में, अब जानते हो कितना नंबर है, अनगिनत नंबर है। आप बोलोगे कैसे, अब देखो भाई 1 और 2 के बीच में 1.0000000, पता नहीं कहाँ तक मैं जीरो ले सकता हूँ। 1, ये तो 1 के बाद वाला नंबर है। उसी टाइप का 1.0000009, ऐसे करते करते जो मेरा लास्ट नंबर आएगा 1.99999, यानी कि 1.9 का बार। ऐसे हो सकता है कि नहीं, इसीलिए 1 और 2 के बीच में मेरा अनगिनत नंबर है। लेकिन जब मैं इनका बारे में चर्चा करूंगा, इसको हम कैसे चर्चा करेंगे नंबर लाइन में, वो हम बताते हैं। ये जो इंटरवल है, जो 1 और 2 का, ये 2 नंबर का बीच में जो इंटरवल है, ये 2 इंटरवल को हम ऐसे बात करते हैं, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल, जो ओपन इंटरवल होता है, मान लो मैं 1 और 3 का बीच में चर्चा कर रहा हूं, ये जो हो जाएगा मेरा ओपन इंटरवल हो जाएगा। आप बोलोगे ओपन इंटरवल मतलब क्या है, ओपन इंटरवल मतलब ये है कि मैं 1 को और 3 को नहीं पकड़ूंगा।
तो 1 को और 3 को नहीं पकड़ूंगा, मतलब 1 के बाद जो नंबर है, जैसे मैंने लिखा था ना 1.00000001, 1 के बाद जो नंबर है वो, और 3 से ठीक पहले जो नंबर है वो, यानी कि मुझे 1 एंड 3 को, मुझे इन दोनों को नहीं पकड़ना है, और इनका बीच वाले सारे नंबर को हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। तो इस इंटरवल को हम कैसे दर्शाते हैं, उनको हम इस वाला ब्रैकेट में हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। अब क्लोज इंटरवल क्या है? क्लोज, मान लीजिए 1 एंड 3, तो इसमें हम 1 नहीं लेंगे, यानी कि 1.0000000 मान लो 1 से लेकर के कहाँ तक 2.9999 लाइक दिस, यानी कि हम 1 नहीं लेंगे एंड 3 नहीं लेंगे। लेकिन क्लोज इंटरवल अगर लेंगे हम, मान लो इसी को क्लोज इंटरवल करेंगे, क्लोज इंटरवल में क्या हो जाएगा, 1 को भी लेना है और 3 को लेना है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, मुझे 1 से लेकर के 3 तक लेना है, तो इसका सिंबल क्या होता है, इस टाइप का मुझे ब्रैकेट देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप का जो ब्रैकेट है ये क्लोज इंटरवल के लिए होता है, इसमें मुझे 1 को भी लेना है और 3 को भी लेना है। कई बार क्या होता है, कई सारे इंटरवल दोनों मिला करके भी होते हैं। आप लोग दोनों मिला करके कैसे होते हैं, यानी कि 1 की तरफ वो ओपन होगा बट 2 की तरफ या 3 की तरफ क्लोज होगा। समझ में आया? मान लो 1 की तरफ वो ओपन है और 3 की तरफ वो क्लोज है, तो इस टाइप का जो इंटरवल होगा कैसे होगा, 1 की तरफ ओपन है, ओपन है मतलब कैसे लिखूंगा 1, और 3 की तरफ क्लोज है तो 3 की तरफ मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे। तो इस टाइप का जो इंटरवल होता है, एक तरह का ओपन है, एक तरह का क्लोज है, इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन एंड क्लोज इंटरवल। और इस टाइप का, और दूसरी तरह इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कुछ इंटरवल ऐसे होते हैं, मान लो ये यहाँ से आ रहा है -1 से 0, -1 से +1 तक आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और दोनों इंटरवल इस तरफ को खुला है और इस तरफ को भी क्लोज है। तो अगर मैं ऐसे 1 और 3 इस तरफ भी क्लोज है और इस तरफ भी क्लोज है, इसको मैं ऐसे उल्टा भी लिख सकता हूँ। अगर उल्टा लिख दिया मतलब एक्चुअली ये क्लोज है, तो ये भी मेरा क्लोज इंटरवल कहला जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो बात करते हैं हम जो सेट में, जो सेट तो हमने देख लिया अभी, जैसे मैंने शुरू किया था किससे, शुरू इससे किया था कि आपने बुक की दुकान में गए और बुक की दुकान में जाकर के आपने बुक सेट तो खरीद लिया। अब बुक सेट खरीदने के बाद सिर्फ बुक से तो काम नहीं चलेगा ना भाई, बुक खरीदने के बाद हमने क्या किया, कॉपी का भी एक सेट खरीदा। जब बुक भी खरीद लिया, कॉपी खरीद लिया, पेन पेंसिल बहुत सारी चीज़ खरीद लिया, अब ये सारे चीज़ लाना पड़ेगा ना उधर से। अब जैसे स्कूल जाओगे या कॉलेज जाओगे तो आपको ये सब चीज़ स्कूल से घर से स्कूल लेके जाने के लिए एक बैग की ज़रूरत है। यानी कि एक बैग मान लो आपने ले लिया, एक बड़ा सा बैग, और इस बैग के अंदर आपने क्या लिया, बुक्स ले लिया, और क्या लिया इसके अंदर कॉपी भी ले लिया, और इसके अंदर आपका ज्योमेट्री बॉक्स भी ले लिया। अब ये देखो ज्योमेट्री बॉक्स इटसेल्फ इज अ सेट, मैं पहले ही बताया ना आपको, ज्योमेट्री बॉक्स इटसेल्फ इज अ सेट, क्योंकि उसके अंदर कई सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिलकर के तो ज्योमेट्री बॉक्स बना है। तो ज्योमेट्री बॉक्स इटसेल्फ इज अ सेट, बुक जो लाए बुक सेट इटसेल्फ इज अ सेट, और सारे सब्जेक्ट के लिए जो अलग अलग कॉपी लाए वो भी एक सेट है। अब ये सारे सेट जो है किसके अंदर है, आपका स्कूल की बैग के अंदर है। ठीक है, तो इस बैग के अंदर सारे सेट है, यानी कि ये आपका स्कूल की बैग है। तो इस बैग को हम क्या कहेंगे, बैग इटसेल्फ कई सारे सेट को पकड़ कर बैठा है, तो इस बैग को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब बात आता है ये यूनिवर्सल सेट एक्चुअली होता क्या है। एक यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट है जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे सेट उसके अंदर अगर समाहित है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब जो है आपका बुक से कुछ जो क्वेश्चन है
एक दो क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन रैंडमली हम क्वेश्चन हम देखेंगे। अब देखते हैं वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होता है। अब उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। अब देखिए, मान लीजिए एक सेट ऐसा दिया है A = 1 2 3 4 and 5। अब देखिए ये जो 1 and 2 3 4 दिया है, इसका अंदर उसने अगर ऐसे कर दिया है, आप बताइए इसका अंदर क्या चीज क्या बनेगा। अब देखिए क्या चीज क्या बनेगा, मतलब ये 1 क्या हो जाएगा, 1 विल बी एलिमेंट ऑफ A, राइट, एंड 2 विल बी ऑल्सो एलिमेंट ऑफ A। ये 3 4 जो है ये अलग सा एक सेट बनाकर के अंदर बैठे हैं, ये दोनों एक ही है, तो इसीलिए 3 and 4 जो है इसको हम वैसे ही लिखेंगे जैसे ही है, वो क्या बन जाएगा, एलिमेंट ऑफ A, एंड 5 विल बी एलिमेंट ऑफ A। ठीक, अब बोलोगे तो ये से तो हो गया। मान लो कि मैं इनमें से सिर्फ आधा लूं, बोलेगी कि ये 1 2 3 जब ऐसे लिख रहे हैं तो ये 3 4 जो है ये इटसेल्फ यहाँ पे भले ब्रासेस हो लेकिन ये इसका एलिमेंट ही बनेगा। अब बोलोगे यहाँ पर 1 2 में तो लगा नहीं, क्योंकि जो एलिमेंट होते हैं उसमें कुछ भी ब्रासेस लगते नहीं हैं। तो बोलेगी मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो मान लो मैं लिखता हूँ 1 और A, 1 और A, इन दोनों का बीच में क्या क्या रिश्ता होगा। अगर 1 लिखता हूं ये एलिमेंट ऑफ A हो जाएगा, और ये वाला जो 1 है सबसेट ऑफ A हो जाएगा। सबसेट में जो सेट बड़ा है उस तरफ इसका मुंह खुला रहेगा। अब आप लोगों का दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि ये सबसेट क्या है, फिर ये सबसेट क्या है और इसका जो वेन डायग्राम क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, और सेट में फिर A डैश B डैश E डैश ये सारे चीज क्या होता है, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। और डिमॉर्गन थ्योरम भी है, उसमें भी 2 थ्योरम है, वो भी बताऊंगा। A डेल्टा B, B डेल्टा A ये क्या होता है वो भी हम बताएंगे। कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो इसका जो सेकंड पार्ट आएगा आप लोगों को ईजीली इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों को पढ़ाई में काफ़ी मदद मिलेगा। धन्यवाद।